गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो भी जब भी इस वीडियो को जिस भी टाइम पे देख रहा है उस हिसाब से आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक और क्लास स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग का चैप्टर चल रहा था एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड, जो कि है फर्स्ट चैप्टर। उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज इसका तीसरा क्लास है। पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पहले दो क्लास में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर किया था। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ डिमांड हम लोगों ने कवर कर लिया था। मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड, डिजायर, वांट, इन सारे टर्म्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। फिर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, टू बी स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, कौन क्या है कैसा है, इन डिटेल हम लोग जाने थे। उसके बाद दोनों का सेपरेटली हम लोग फैक्टर्स पढ़े थे, इंडिविजुअल डिमांड के सेपरेटली फैक्टर्स और मार्केट डिमांड के सेपरेटली फैक्टर्स, in which I think you should remember that all the factors of individual demand are a factor of market demand, because market demand is the sum total of all the individual demand and so on। ये सब चीज हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद हम लोग कुछ स्पेसिफिक गुड्स के बारे में बात किए थे, जैसे कि नॉर्मल गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स सच एज सब्स्टिट्यूट गुड्स, देन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोग कुछ और स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिमांड्स के बारे में जाने थे, जैसे कि डिराइव्ड डिमांड, जॉइंट डिमांड, देन डिमांड ऑफ रिलेटेड गुड्स विच वाज टर्म्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। देन हम लोग और भी चीज देखे थे, जैसे कि कॉम्पोजिट डिमांड और डायरेक्ट डिमांड एंड सो ऑन। बहुत सारा था। आज हम लोग उसके बाद से क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं एग्जाम्स में, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, उसके कुछ फीचर्स, उसके अजम्पशंस एंड सो ऑन। बट लॉ ऑफ डिमांड को समझने से पहले लास्ट डे का एक टॉपिक का एक समराइज फॉर्म हम लोग को जान लेना बहुत जरूरी है। उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, जो कि है डिमांड फंक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिमांड फंक्शन का। डिमांड फंक्शन क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं कुछ लिखता हूं। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ और भी बताना है वो बाद में बताते हैं, बट स्पेसिफिकली इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। इसको लॉ ऑफ डिमांड से हम लोग थोड़ी देर बाद लिंक करेंगे। सबसे पहले इंडिविजुअली इसको जान लेते हैं। ये जो पूरा बॉक्स में लिखा हुआ है, बेसिकली इस इक्वेशन को, जैसे कि मैथ्स में इक्वेशंस होता है, इस इक्वेशन को हम लोग डिमांड फंक्शन बोलते हैं। ये जो एफ है, ये एफ का मतलब है फंक्शन। मैथ्स में बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए, इन जनरल अगर हम लोग बात करें, तो फंक्शन कुछ ऐसा रहता है जिसमें एक इनपुट डालने पर कुछ एक आउटपुट आता है। यहाँ पे डिमांड फंक्शन का बेसिकली मतलब यही है, डी एक्स जो है उसको हम लोग डिमांड फंक्शन बोलते हैं, या फिर क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड फंक्शन इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी वाई, वाई टी डब्ल्यू पी। ये एक एक चीज एक एक अब्रिविएशन के लिए स्टैंड करता है। पहले वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है हम बता देते हैं। पी एक्स स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी।
price of related goods. Y stands for income of consumer. P stands for taste and preferences. W stands for wealth of consumer, and P stands for population. ये इन जनरल यही सारा पर्टिकुलर अब्रिविएशन एक एक चीज के लिए यूज होता है, इसीलिए यही सारा अब्रिविएशन यूज किए हैं हम। हर एक चीज का इसमें कुछ ना कुछ मीनिंग है। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये जो सारा चीज हम लिखे हैं, अगर लास्ट क्लासेस आपको अच्छे से याद होगा, तुम लोग को अच्छे से याद होगा, तो तुम लोग ये देख पाओगे कि ये सारा का सारा determinants या factors which determine quantity demanded वो है। प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी एक डिटर्मिनेंट होता है, एक फैक्टर होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एक फैक्टर होता है। इनकम ऑफ कंज्यूमर एक फैक्टर होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक फैक्टर होता है। वेल्थ एक फैक्टर होता है। देन पॉपुलेशन भी एक फैक्टर होता है। तो बेसिकली डिमांड फंक्शन क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक साइड पर क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग निकालते हैं। वो क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, किस किस चीज के हेल्प से निकाल सकते हैं, उसको दूसरे साइड में हम लोग रखते हैं। यानी कि दूसरे साइड में हम लोग को एक फंक्शन मिलता है जिसमें सारा का सारा फैक्टर्स हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, उसको लिखते हैं। तो बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि dx इज अ फंक्शन ऑफ tx, ty, y, t, w, p एंड सो ऑन। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इन सब के फैक्टर्स को मिलाकर इन सब के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि किसी भी कमोडिटी का कितना क्वांटिटी डिमांडेड है। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हम लोग समराइज करते हैं सारे के सारे फैक्टर्स को, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको डिटरमाइन करता है। तो ये और कुछ नहीं है, एक लिखने का तरीका है, इक्वेशन फॉर्मेट में लिखने का तरीका है, जिसमें हम लोग को पता चलता है कि किसी भी कमोडिटी का कोई एक कमोडिटी है जिसका नाम है सपोज एक्स, तो प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी पीएक्स, पीएक्स का मतलब है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, उसी कमोडिटी का प्राइस। पी वाई का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई यहाँ पे कोई भी और गुड्स हो सकता है जो कि उस कमोडिटी से एक्स से रिलेटेड हो। वाई का मतलब है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली नॉर्मल गुड्स है अगर, तो कंज्यूमर उसका डिमांड ज्यादा करेगा। इनकम अगर कम होगा तो कोई भी कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स का डिमांड कम करेगा। देन टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर सीजनल प्रेफरेंसेस। ये सारा चीज हम लोग डिस्कस किए हैं डिटेल में इन दैट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन विच वी डिस्कस्ड द डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स ऑफ डिमांड। देन पॉपुलेशन, जो कि हम लोग मार्केट डिमांड के फैक्टर्स में कवर किए थे कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड भी उतना ही ज्यादा होगा। इसके अलावा सो ऑन का भी साइन यहाँ पे दिया हुआ है। सो ऑन मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे रहते हैं फैक्टर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतने ही फैक्टर्स है, बट वो सारा अभी के लिए अकाउंट में नहीं ले रहे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो बेसिकली अगर कभी भी कोई भी पूछता है कि व्हाट इज डिमांड फंक्शन, अ डिमांड फंक्शन इज द फंक्शन व्हिच रिप्रेजेंट द वेरियस फैक्टर्स ऑफ एनी of the demand of any commodity X in a particular period of time for that commodity। तो इस चीज को हम लोग डिमांड फंक्शन बोलते हैं। डिमांड फंक्शन के बारे में हम लोग इतना बात क्यों किए? डिमांड फंक्शन एक चीज है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, प्लस उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि है डिमांड लॉ ऑफ डिमांड। हम लोग का चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉ ऑफ डिमांड। हम लोग को नेक्स्ट यही पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड। होप सो ये सब कोई कॉपी कर लेगा अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है डिमांड फंक्शन के थ्रू। इसीलिए डिमांड फंक्शन को दिखाना पहले ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर बिना डिमांड फंक्शन दिखाए हम आगे बढ़ते तो तुम लोग को ये चीज समझ में नहीं आता। तो लॉ ऑफ डिमांड के लिए हम लोग को डिमांड फंक्शन चाहिए। अब तुम लोग को समझ में आ चुका है कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन अगर समझ में आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं
जो कि है लॉ ऑफ डिमांड। तो बेसिकली यहाँ पे पूरा का पूरा लॉ ऑफ डिमांड लिख दिए हैं। सबसे पहले रीड कर देते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, दैट इज ceteris paribus, the quantity demanded of a commodity increases with the decrease in price of that commodity, the and the quantity demanded decreases with increase in price of that commodity। बोलने का मतलब क्या है, पहले हम प्लेन वर्ड में हिंदी में समझा देते हैं। बेसिकली बोलने का मतलब यही है, लॉ ऑफ डिमांड एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा रूल है जो कि ये बोलता है कि कोई एक कमोडिटी है, अगर बात बाकी चीज को हम लोग वैसे का वैसे रहने दे। बात बाकी चीज का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी देखे थे डिमांड फंक्शन में कि कोई भी क्वांटिटी डिमांडेड का बहुत सारा फैक्टर्स होता है, यानी कि एक से ज्यादा फैक्टर्स होता है। उसका सबसे पहला फैक्टर हम लोग ये देखे थे कि प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। उसको छोड़ के बात बाकी सारा चीज को अगर हम लोग कांस्टेंट मान ले, उसको रिमेनिंग सेम मान ले, उसको सेटेरिस पेरिबस मान ले। सेटेरिस पेरिबस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। वापस से बोलते हैं, सेटेरिस पेरिबस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसको हम लोग यूज करते हैं इन द लॉ ऑफ डिमांड, और भी बहुत सारी जगह यूज करते हैं। बट सेटेरिस पेरिबस का बेसिकली यही मीनिंग है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, यानी कि बात बाकी जो फैक्टर्स है जो किसी के भी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करता है, उन सब चीज को कांस्टेंट कर दो। अगर मान लेते हैं कि वो सारा चीज चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन चेंज नहीं हो रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हो रहा है, इनकम चेंज नहीं हो रहा है, तब सिर्फ और सिर्फ अगर प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी दैट पर्टिकुलर कमोडिटी वो अगर बढ़ता है तो डिमांड हमेशा उस कमोडिटी का कम होगा, और अगर प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी यानी कि उस चीज का प्राइस अगर कम होगा तो उसका डिमांड हमेशा बढ़ेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ अभी तुम लोग के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आता होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड जो है ऐसा क्यों होता है
किसी भी चीज का प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड घटता क्यों है, किसी भी चीज का प्राइस घटने से उसका डिमांड बढ़ता क्यों है, ये सारा चीज भी हम लोग अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग तुम लोग को ये समझ लेना पड़ेगा कि लॉ ऑफ डिमांड एक ऐसा लॉ है जो कि ये बोलता है कि बात बाकी चीज को सेम रखो, देयर इज ऑलवेज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा। प्राइस के और डिमांड के साथ भी वही होता है। अगर प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, ध्यान देना हम बार बार बोले प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, नॉट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड सेम है, वो एक सेपरेट फैक्टर है। प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी अगर इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड घटेगा, और अगर प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ेगा। बेसिकली यही चीज बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। एक बार देखते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, यानी कि बाद बाकी सारा फैक्टर्स है उसको इक्वल रखते हैं। ceteris paribus सेम मीनिंग है, ये वर्ड कभी कभी यूज किया जाता है। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड जो कर रहे हैं वो बढ़ जाएगा अगर डिक्रीज होता है इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी विथ अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, और इसी का ठीक उल्टा होता है एंड द क्वांटिटी demanded decreases with increase in price of that commodity। यानी कि अगर प्राइस घटता है तो उसका डिमांड बढ़ता है, और अगर प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड घटता है। ये बात होप सो समझ में आया होगा अच्छे से। यही चीज है बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड। अगर लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग चाहे कि उसको हम लोग एक्सप्रेस करें यूजिंग द फंक्शन ऑफ डिमांड, तो वो कुछ ऐसा होगा। ध्यान से देखो, हर एक सिंबल का एक मीनिंग है, ये यहाँ पे हम इन जनरल डिमांड फंक्शन बना दिए हैं। अगर इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा एज पर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि बात बाकी जो सारा चीज है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग एक साइन यूज करते हैं, उसके ऊपर बार का। प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, ध्यान से देखो ये डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स है, तो प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी उसको छोड़ के बाद बाकी सारा चीज को हम लोग कांस्टेंट बना सकते हैं बाय गिविंग दिस बार साइन ओवर द हेड ऑफ दैट लेटर विच इज रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर फैक्टर। यानी कि अगर हम बार लगा दिए ऊपर में तो उसका मतलब ये है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट है, वेल्थ कांस्टेंट है, पॉपुलेशन कांस्टेंट है, बाद बाकी सारा चीज भी जो है वो कांस्टेंट है। अगर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। यानी कि अगर उसका डिमांड बढ़ेगा तो इसका प्राइस घटेगा। ध्यान से देखना, ये चीज हमेशा प्राइस के रेस्पेक्ट में बोला जाता है, ना कि डिमांड के रेस्पेक्ट में बोला जाता है। ये चीज हम लोग और डिटेल में बात करते हैं जब हम लोग ट्राई करेंगे जानने का कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यही है। ये चीज होप तो सबको समझ में आएगा कि बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है कि बाद बाकी सारे चीज को कांस्टेंट कर दो। अगर प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बढ़ता है तो उसका डिमांड घटेगा, प्राइस अगर बढ़ता है तो उसका डिमांड घटेगा, प्राइस अगर घटता है तो उसका डिमांड बढ़ेगा। इसी चीज में हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या आता है पहले वो देखते हैं। देयर इज, सबसे पहला तो जो चीज यहां पे लिखा हुआ है वही चीज है, देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ऐसे करके। नेक्स्ट जो पॉइंट है
वो हम लोग का क्या है कि द लॉ ऑफ डिमांड ऑलवेज इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड नॉट द मैग्नीट्यूड। यही चीज के बारे में हम यहाँ पे बोल रहे थे। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इट ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन is given, not magnitude। इसको एक एग्जांपल से समझाएंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सपोज मान लो एक कमोडिटी है एक्स, इसके लिए हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, हम इसको मिटा देते हैं। सपोज मान लो एक कमोडिटी है एक्स, उसका प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब उसका प्राइस 2 रुपीज पर केजी था, तब सपोज मान लो उसका क्वांटिटी डिमांडेड था 4 किलोज। जब उसका प्राइस बढ़कर 4 रुपीज हो गया तो उसका डिमांड 1 केजी हो गया। ये देखो, ध्यान से देखो, दोनों सिचुएशन में तुम लोग को समझ में आएगा कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे ऑपरेट करता है। प्राइस जब 2 रुपया से 4 रुपया हो गया, यानी कि प्राइस जो है वो बढ़ गया, वो इंक्रीज हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड देखो 4 केजी से 1 केजी हो गया। ये देखो, ये चीज घट गया, यानी कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है। जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा। वहीं इसका उल्टा भी हम लोग देख सकते हैं। सपोज मान लो 4 रुपया से वापस से 3 रुपया हो गया, 3 रुपया पर केजी, तो ये चीज 2 केजी हो गया। जैसे 4 के बाद प्राइस बढ़ गया, घट गया, प्राइस जब घटा तब डिमांड 1 केजी से 2 केजी हो गया, यानी कि डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, ये बढ़ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें लॉ ऑफ डिमांड कैसे अप्लाई हो रहा है। इस केस में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमेशा डायरेक्शन देता है, मैग्नीट्यूड नहीं देता है। ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है। डायरेक्शन का मतलब क्या है, वो सिर्फ इतना बताता है कि प्राइस जब भी बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस जब भी घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। वो मैग्नीट्यूड नहीं बताता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना घटेगा। इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं करता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ बोलता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटेगा, वो कभी भी ये नहीं बोलता है कि कितना डिमांड घटेगा। यानी कि प्रोपोर्शनेटली हम लोग कभी नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए और बहुत सारे फैक्टर्स का हम लोग को ध्यान में रख के उसका प्राइस निकालना पड़ेगा। तो इस केस में जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जब 2 केजी प्राइस, 2 रुपीज 2 पर केजी प्राइस था, तब क्वांटिटी डिमांडेड 4 था। जब उसका प्राइस डबल हुआ तो क्या उसका क्वांटिटी आधा हुआ है? 4/2 आधा मतलब 2 केजीज होना चाहिए था यहाँ पे, बट क्या वैसा हुआ है? नहीं। रियल लाइफ में भी हम लोग को ऐसा ही सिचुएशन देखने को मिलता है, जहां पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन हम लोग को बताता है लॉ ऑफ डिमांड, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। यानी कि वो सिर्फ इतना बताता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। वो कभी भी ये नहीं बताता है कि डिमांड कितना घटेगा या फिर कितना बढ़ेगा। कितना का आंसर कभी भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं देता है। नेक्स्ट जो फीचर आता है वो ये है कि ये हमेशा वन साइडेड होता है। वन साइडेड का मतलब क्या है कि हमेशा प्राइस का इफेक्ट ये दिखाने का कोशिश करता है क्वांटिटी डिमांडेड पे, ना कि क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज का इफेक्ट दिखाता है ये हमेशा प्राइस पे। इसको हम और क्लियरली बताते हैं, एक बार बोर्ड को रब कर लेते हैं। वैसा ही सेम टाइप का एग्जांपल लेते हैं। एक्स एक कमोडिटी है, उसका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस सपोज मान लो 5 रुपीज पर केजी था, तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड
10 kg था। जब उसका प्राइस 3 रुपीज पर केजी हो गया तो उसका डिमांड सपोज मान लो 13 केजी हो गया। जब उसका प्राइस बढ़कर 7 पर केजी हो गया तो उसका डिमांड घटकर सपोज मान लो 6 केजी हो गया। इस केस में हम लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखो, जब प्राइस यहां से यहां पे जाने पे इंक्रीज किया है, सॉरी डिक्रीज किया है, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज किया है। जब प्राइस यहां से यहां जाने में इंक्रीज किया है तो क्वांटिटी डिमांडेड यहां से यहां जाने में डिक्रीज किया है। अब एक चीज हम लोग को ये भी याद रखना है, ये भी एक फीचर है क्वांटिटी लॉ ऑफ डिमांड का, कि हमेशा प्राइस का चेंजेस का रिलेशन वो क्वांटिटी डिमांडेड पे बताता है, कभी भी इसका उल्टा नहीं बताता है वो। यानी कि प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, वो ये बोलता है। वो कभी भी हम लोग को ये नहीं बताता है कि सपोज मान लो प्राइस 5 रुपया था और एक दिन 10 से 13 केजी डिमांड घट गया किसी भी वजह से, सॉरी बढ़ गया, 10 से 13 केजी डिमांड हो गया, उसका इफेक्ट प्राइस पे क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड हम लोग को कभी भी वो नहीं बताता है। जरूरी नहीं है कि अगर 10 रुपया से 13 केजी डिमांड बढ़ गया है तो उसका इफेक्ट, यानी कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ है तो उसका इफेक्ट भी प्राइस पे वैसा ही ठीक उल्टा पड़ेगा, तो वो 5 से कम होकर 3 हो जाएगा। ऐसा कभी भी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हम लोग को नहीं बताता है। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस का चेंजेस का रिलेशन बताता है हम लोग को ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, ना कि क्वांटिटी डिमांडेड अगर चेंज हुआ तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा प्राइस पे। तो दिस इज ऑलवेज अ वन वे रोड, यानी कि चेंजेस लॉ ऑफ डिमांड always sets the relation of changes of price on quantity demanded and not the other way round। यानी कि प्राइस जब चेंज होता है तो उसका इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या पड़ेगा, ये हम लोग को हमेशा बताता है लॉ ऑफ डिमांड। इसका उल्टा नहीं बताता है कि सपोज मान लो किसी दिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम या ज्यादा हो गया तो उसका इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा, वो चीज हम लोग को कभी भी नहीं बताता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज अ वन वे रोड। ये सारे फीचर्स हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि है assumption of law of demand। ध्यान से देखना, ये सारा जो चीज बता रहे हैं सबका सब लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है और उसी चीज से समझ में आएगा। नेक्स्ट जो चीज हम बताने जा रहे हैं, व्हाट आर द assumptions of law of demand। लॉ ऑफ डिमांड का क्या अजम्पशन है? बेसिकली अगर हम सारा का सारा अजम्पशन को जोड़ के एक दो वर्ड में बोलने का कोशिश करें तो इसका आंसर एक ही निकल के आएगा, जो कि है सेटेरिस पैरिबस। सेटेरिस पैरिबस का मतलब ही यही है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट और इक्वल, या सिर्फ कांस्टेंट ही रहने देते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाद बाकी चीज कांस्टेंट रहे। यानी कि इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस शुड नॉट चेंज, इनकम
of consumer should not change. Then और भी बहुत सारा चीज हो सकता है. The population should not change. अगर ये एक वर्ड बोला जाए तो ये सारा चीज कवर है, बट हम ब्रेकअप करके एक बार दिखा दे रहे हैं. Population should not change. The good, the commodity should be a normal good. यानी कि वो नॉर्मल कमोडिटी होना चाहिए. देन यही सारा चीज, बाद बाकी जो भी समझ में आ रहा है. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, देयर शुड नॉट बी अ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. प्राइस ऑफ related goods should be constant. So on. बेसिकली सब चीज को एक लाइन में अगर कवर किया जाए तो वो इस तरीके से लिखा जा सकता है. ceteris paribus या अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल. लॉ ऑफ डिमांड के भी फर्स्ट लाइन में यही चीज था. यही चीज को हम लोग बोलते हैं कि वो अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. अगर ये अजम्पशन नहीं लिया जाएगा, अज्यूम नहीं किया जाएगा कि बाद बाकी चीज कांस्टेंट है, तो उन सारे फैक्टर्स का भी इफेक्ट आने लग जाएगा लॉ ऑफ डिमांड में, और लॉ ऑफ डिमांड काम करना बंद कर देगा. यानी कि बाद बाकी चीज को जब तक तुम कांस्टेंट नहीं रखोगे, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और प्राइस जब घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा. ये चीज काम नहीं करेगा, ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा. तो ये सारा चीज को हम लोग कलेक्टिवली बोल सकते हैं ceteris paribus या फिर अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल या कांस्टेंट. तो यहाँ पे हम लोग तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिए हैं, जो कि है लॉ ऑफ डिमांड, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसका स्टेटमेंट, देन व्हाट आर द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, प्लस व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ये सारा चीज हम लोग कवर कर लिए हैं ये टॉपिक में. नेक्स्ट जो चीज है वो हम लोग को क्या करना है, वो है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व. होप सो ये चीज समझ में आया होगा, क्योंकि इसके बाद जो चीज है उसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होने वाला है लॉ ऑफ डिमांड का. अच्छा हाँ, एक चीज और, अभी तक रीजंस नहीं बताया गया है कि प्राइस जब भी बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस जब भी घटता है तो डिमांड बढ़ता है. ये चीज लॉ ऑफ डिमांड में बोल तो दिए, ओके, बट ऐसा होता क्यों है? प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटता ही क्यों है, और प्राइस के गिरने पर डिमांड बढ़ता ही क्यों है? ऐसा क्यों होता है? ये चीज हम लोग इस टॉपिक के बाद करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के बाद वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. और वो टॉपिक हम लोग का क्या है, हम लोग को जानना है वेरियस डिमांड शेड्यूल, हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व के बारे में. हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल और हाइपोथेटिकल डिमांड कर्व के बारे में हम लोग को जानना है. अब ये वर्ड हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं. हाइपोथेटिकल मतलब इट इज नॉट अ रियल लाइफ एग्जैक्ट एग्जाम्पल. हाइपोथेटिकल का मतलब ये है कि ये मन गढ़ंत है और रियल लाइफ में हो सकता है. जो डेटा यहाँ पे दिया जाए उससे अलग डेटा भी हो सकता है इन रियल लाइफ सिनेरियो. ये यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए उसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं. यहाँ पे जो लिखेंगे दैट इज नॉट वेरी वेरी एग्जैक्ट, दैट इज जस्ट एन अजम्पशन टू एक्सप्लेन सम कॉन्सेप्ट टू यू. हम लोग को एक्सप्लेन करना है डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में, बोलकर हाइपोथेटिकल डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे शेड्यूल और कर्व के बारे में,
ताकि ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल, अगर इकोनॉमिक्स का मेरा इंट्रोडक्टरी क्लास किया होगा तुम लोग, तो तुम लोग को मालूम होगा कि डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल बेसिकली एक ऐसा टेबल को बोलते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं, जिसमें एक्स और वाई या कोई भी ऐसा दो वेरिएबल होता है, दोनों के बीच में रिलेशन हम लोग पुट करते हैं, जिसके थ्रू वो एक टेबल बनता है और उसी टेबल को हम लोग शेड्यूल बोलते हैं इन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। एक एग्जांपल देते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल दे दिए हम ऑफ अ डिमांड शेड्यूल, अ डिमांड शेड्यूल ऑफ कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स का ये डिमांड शेड्यूल है। इस टेबल में हम लोग कौन कौन सा वेरिएबल को लिंक किए हैं? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स रुपीज पर केजी, यानी कि ये सारा रुपीज पर केजी है। 5 रुपीज पर केजी, 6 रुपीज पर केजी, 7 रुपीज पर केजी, 8 रुपीज पर केजी, 9 रुपीज पर केजी, 10 रुपीज पर केजी। और उसको हम लोग रिलेट किए किससे? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स पर केजी, यानी कि 20 केजी, 18 केजी, 16 केजी, 14 केजी, 12 केजी, 10 केजी एंड सो ऑन। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स, उसको हम लोग रिलेट किए एक टेबल के थ्रू। यानी कि बोलने का मतलब क्या है, हाइपोथेटिकल डेटा एक लिए हैं कि सपोज मान लेते हैं कि जब इसका दाम 5 रुपया पर केजी है, तब इसका डिमांड क्या रहता है? 20 रुपीज पर केजी। जब इसका प्राइस बढ़कर 6 रुपया पर केजी हो जाता है, तब उसका डिमांड थोड़ा कम हो जाता है। ध्यान देना यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड भी कैसे अप्लाई हो रहा है। 5 से जब बढ़कर उसका प्राइस 6 हुआ, तब 20 केजी से घटकर उसका डिमांड 18 केजी हो गया। 6 से जब 7 रुपया पर केजी हुआ, तब उसका डिमांड और घट गया टू 16 केजी। 7 रुपए से जब 8 रुपया हुआ, तो उसका डिमांड और घट गया टू 14 केजी। 8 रुपया से 9 रुपया जब हुआ, तो 9 रुपया में उसका डिमांड था 12 केजी। बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर तुमसे कोई पूछे तो 6 रुपया में 18 केजी वो डिमांड होगा, 10 रुपया में वो सिर्फ 10 केजी डिमांड होगा, 5 रुपया में वो सिर्फ वो 20 केजी डिमांड होगा एंड सो ऑन। इस तरह के टेबल को, जिसमें हम लोग हाइपोथेटिकल डेटा यानी कि खुद से बनाकर डेटा लेते हैं, बट यहाँ पे ध्यान देने का चीज है कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर 6 से 7 रुपया बढ़ता है दाम, तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाता है, और अगर 6 से 5 रुपया यानी कि प्राइस घटता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है, 18 से 20 केजी हो जाता है। इस तरह के टेबल को हम लोग हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। इन दिस केस दिस पर्टिकुलर कमोडिटी इज कमोडिटी एक्स। अब इसी तरह के वेरिएबल को हम लोग चाहे तो प्लॉट कर सकते हैं किसी भी ग्राफ पेपर पे। किसी भी ग्राफ में हम लोग इस चीज को प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करने के बाद जो फिगर हम लोग को मिलेगा, बेसिकली उसी फिगर को हम लोग हाइपोथेटिकल डिमांड कर्व बोलते हैं। कर्व वर्ड से कंफ्यूज मत होना, कर्व कुछ भी हो सकता है, एक लाइन को भी बोल सकते हैं, या फिर वो एक डेफिनेटली कर्व भी हो सकता है।
अगर ध्यान से उसको देखे और प्लॉट करने का कोशिश करे तो क्या मिलता है? सेकंड, वेयर इज द एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग रखते हैं, और ये चीज ध्यान में रखना कि यही चीज कन्वेंशनली फॉलो होते आ रहा है, यही चीज यूजुअली फॉलो होता है, हम लोग भी वही करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोग रख रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे हम लोग रख रहे हैं प्राइस ऑफ दैट गुड। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं 10, 12, 14, 16, 18 और 20। प्राइस को हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं, 5 से स्टार्ट हुआ है तो 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पे अब हम लोग अगर प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या मिलता है हम लोग को, वो चीज देखते हैं। जब प्राइस 5 केजी है तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 केजी है, यानी कि वो कुछ यहाँ पे आएगा। ध्यान से देखो इस पॉइंट पे, प्राइस जब 5 केजी है तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 केजी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइस जब 6 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 18 हो गया, तो वो कुछ यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7, 16, नेक्स्ट 8, 14, नेक्स्ट 9, 12 एंड नेक्स्ट 10, 10। अब ये सारा पॉइंट को अगर हम लोग कनेक्ट कर दे तो हम लोग को एक कर्व मिल जाएगा, और बेसिकली इसी कर्व को हम लोग डिमांड कर्व बोलते हैं। बोर्ड में ज्यादा थोड़ा शैबी लग रहा है, बट अगर एक्चुअली ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट किया जाएगा तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन या एक कर्व जरूर मिलेगा, और इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिमांड कर्व। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक कमोडिटी का निकाले हैं, इसी शेड्यूल को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं बेसिकली एक ग्राफ के थ्रू, जिसमें कुछ ऐसा लाइन आया है। अब इसमें हम लोग को और डिटेल में बहुत कुछ जानना है, कुछ फीचर्स है उसके बारे में भी जानेंगे, बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो यहीं पे बता देते हैं कि क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमेशा एक नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी एक्स, इसीलिए उसका कर्व जो है वो हमेशा नेगेटिव कर्व रहेगा। नेगेटिव कर्व का मतलब क्या है? नेगेटिव कर्व मतलब एक ऐसा कर्व जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, प्लस एक ऐसा कर्व जो कोई ऐसा इक्वेशन, कोई ऐसा रिलेशनशिप को दिखाता है जिसमें अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा, और अगर एक चीज घटेगा तो दूसरा चीज बढ़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड में भी बेसिकली वही होता है, वहां पे प्राइस जब भी बढ़ता है तो डिमांड घटता है, और जब भी प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, तो वहां पे एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इसीलिए हमेशा एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, जहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम करता है वहां पे जो कर्व बनेगा, जो ग्राफ में अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो जो कर्व बनेगा वो हमेशा नेगेटिवली स्लोपिंग नेगेटिव कर्व रहेगा।
या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड कर्व रहेगा। उसका शेप हमेशा या तो ऐसा रहेगा, ध्यान से देखो, नीचे जाता हुआ, या ऐसा, या तो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या तो एक कर्व हो सकता है, या तो वो ऐसा भी हो सकता है। जो भी हो वो हमेशा नीचे के तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। वो कभी भी एक पॉजिटिव कर्व यानी कि ऐसा टाइप का कर्व नहीं हो सकता। वो ऐसा टाइप का कर्व नहीं हो सकता। इन तीनों में से कोई भी टाइप का कर्व वो कभी भी नहीं हो सकता। वो हमेशा ही डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी कि नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व रहेगा। एक और चीज यहाँ पे समझने का बात है, जैसे कि हम लोग शुरुआत में पढ़े थे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। यहां पे भी वो दोनों कंसेप्ट वापस से लगेगा। ये जो चीज हम बताए हैं ये बेसिकली इंडिविजुअल डिमांड का हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल और हाइपोथेटिकल डिमांड कर्व है। ये सारा चीज किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का एक आदमी, सपोज मान लो एक, सपोज पर्सन ए है, वो कितना डिमांड करता है वो अगर दिया हुआ है तो इस चीज को हम लोग हमेशा इंडिविजुअल डिमांड कर्व का हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल और हाइपोथेटिकल डिमांड कर्व बोलेंगे। सपोज मान लो ऐसा ही हम 3-4 कॉलम बना दें, इस कॉलम का ही 3-4 कॉलम बना दें। ये सपोज मान लो ऑफ पर्सन ए है, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, ऐसे ही करके हम और भी 3-4 कॉलम बना दे, तो उन सारा को ऐड करके अगर हम निकालेंगे उसका कर्व और उसका शेड्यूल, तो उसको मार्केट डिमांड कर्व या मार्केट डिमांड शेड्यूल बताएंगे। ये चीज नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली हम और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पूरा का पूरा मार्केट डिमांड का कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व से डिराइव करके बना के दिखाएंगे। बट इस क्लास में हम एक बार जिक्र इसलिए कर दिए ताकि अधूरा ना रह जाए टॉपिक। इस चीज को नेक्स्ट क्लास में हम आराम से पिकअप कर पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे। होप सो आज जो भी टॉपिक पढ़ाए थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हो सके तो खुद का एक होमवर्क लिख सकता है तुम लोग कि खुद का एक हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल बनाना, खुद का डेटा से एज पर लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड घटना चाहिए और प्राइस अगर घटेगा तो उसका डिमांड बढ़ना चाहिए। ये चीज को अप्लाई करते हुए अपना खुद का एक डिमांड शेड्यूल बनाओ, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और इंडिविजुअल हाइपोथेटिकल इंडिविजुअल डिमांड कर्व उसके रेफरेंस में एक ग्राफ पेपर में खुद से ड्रॉ करो। ये आज का होमवर्क है। इस चीज को करने से और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि हाइपोथेटिकल डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या है। और ज्यादा समझ में तो ऑलरेडी तो आ ही गया होगा, बट और ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तुम लोग खुद से इन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर अगर नहीं है तो एक व्हाइट कॉपी या रूल्ड कॉपी में भी स्केल के थ्रू यूज करके तुम लोग बना सकता है। होप सो ये चीज यहाँ तक समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वापस हम लोग इस टॉपिक को पिकअप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करेंगे। होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी नोट्स लिखवाए थे कॉपी में कॉपी कर लेना, प्लस इसके जो होमवर्क दिए हैं वो भी कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।